नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और बच्चे, जैसा कि हिंदी का सेशन था, एक दिन पूरी क्लास, दूसरे दिन अभ्यास। एक दिन पूरी क्लास यानी आपको मैंने पूरी थ्योरी करा दी है। अब आपकी बारी है कि आप अभ्यास कैसे करते हो। बच्चे, प्रैक्टिस सेशन है ये। और ये सेशन, आप कहते हैं ना कि जब भी परीक्षा पे जाना होता है तो उसके पहले प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। तो बच्चे, ये जो क्लास आपकी बनाई गई है, ये क्लास अभ्यास और उसके साथ क्लास यानी थ्योरी क्लास, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लास, दोनों को मिलाकर बनाई गई है। जिस दिन आप एक दिन क्लास पढ़ेंगे, जब भी पूरी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद थ्योरी क्लास होगी कि आपने कितना सीखा है। जरूरी है जानना कि आपने कितना सीखा है। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वो होता है ना कि परीक्षा का सिलेबस जानना है सर, परीक्षा का सिलेबस जानना है, तो टीचर कहता है भैया केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। क्या उठा लो? PYQ उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, सब कुछ पता चल जाएगा, बस लगा लो, अपने आप 20 से 25 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। होता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने थ्योरी क्लास अच्छे से ली, अब बात यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो प्रैक्टिस पर आ जाओ भैया जल्दी से। और आप सभी तो बहुत तेज हो, क्योंकि बच्चे क्या है यहां पर, क्या मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप सभी को सब कुछ पता है। मैंने 2 क्लास में सब कुछ बता दिया। इसमें जो कुछ आएगा वो आपको ऑलरेडी पता है। तो तैयार हो जाओ, आपकी बारी है। फटाफट आंसर देना है, मुझे फटाफट आंसर देना है। और जो भी मैं यहां पर फैक्ट बताऊं वो चीज बस याद करनी है, नोट कहीं पर नहीं करना है। प्रैक्टिस है आपकी। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये लूसेंट किताब के हैं। जब भी अगर मन हो खोल के देखने का तो देख लीजिएगा, पूरी लूसेंट हमको खत्म करनी है। क्लियर? हाँ, चलो तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार चलो एक बार जल्दी से बता दो, क्लास को रेडी किया जाए, क्लास को रेडी किया जाए। जल्दी से बताओ, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? क्लास को रेडी किया जाए। लाइक का बटन दबा दो भैया जल्दी से, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत मजेदार होना चाहिए। सब कुछ मैं यहां पर बताने वाला हूं, बस आपको केवल याद करना है, नोट नहीं करना है, बस याद करना है। जब भी आप भूलो ये वाली क्लास देखो, याद हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो जल्दी से भैया वीडियो शेयर करो जल्दी से। हाँ, सभी लोग बताने लगे हैं आंसर, तो चलो बताते हैं। सब लोग कह रहे हैं सर जी रेडी करो जल्दी से, अब बस। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आ गया यहां पर क्या? भाषा परिवार। क्या आ गया बच्चे? भाषा परिवार। हमने बताया था विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो आपने आंसर दिया था सर जी अगर विश्व की बात करें तो 12 भाषा परिवार हैं पूरे विश्व में। ठीक है, जिनसे सर जी ये 12 प्रमुख भाषा परिवार हैं, जिनसे लगभग कितनी भाषा इसमें है? 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। ये 3000 भाषाएं कितने भाषा परिवार के अंतर्गत हैं? 12 भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो भारत में कितने हैं सर? 12 में भारत में कितने हैं? तो हमने बताया था सर 12 में केवल 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जो कहां पर हैं? भारत में हैं। 4 भाषा परिवार। और वो कौन कौन से हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं। एक भारोपी है, एक द्रविड़ है, एक ऑस्ट्रिक है, एक चीनी तिब्बती है। याद करो तुरंत। भारत में 4 भाषा परिवार थे, ये चारों लिख दिए गए हैं। अब बताया गया था सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो हमने कहा था कि भारोपी भाषा परिवार में 73% लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चे? 73% लोग हैं। 73% लोग हैं। कितने बच्चे? 73%। जब भी आ जाए भारोपी भाषा परिवार में कितने लोग हैं, तो 73% लोग हैं। द्रविड़ में कितने हैं? तो 25%।
कितने हैं? 25%। यहीं पर ऑस्ट्रिक पूछा जाए तो 1.3%, और इसके बाद अगर चीनी तिब्बती आता है तो आप लगा दोगे 0.7%। ये भाई परसेंट वैल्यू याद कर लेना, बड़ी आसानी से याद हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होगी। अब दिख रहा है सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो याद कर लो, आपका ए ही ऑप्शन सही है। हिंदी किसके अंतर्गत आएगी? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। आप सभी के आंसर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, सभी के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का अंग है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का अंग है। 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार के हैं। कहां पर? भारत में। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है सर? तो चीनी तिब्बती सबसे छोटा भाषा परिवार है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत एक एक क्वेश्चन याद करते हुए और अच्छे से हम लोग चलेंगे। चलो बताओ जल्दी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबको पता है भैया, भारोपीय भाषा परिवार 73% का है। ये भारोपीय भाषा परिवार 73% का भारत में क्यों हुआ? क्योंकि भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी बोली जाती है, इसलिए 73% लोग हैं। तो हम कहेंगे अगर भारत में सर्वाधिक कोई भाषा बोली जा रही है, भारत में अगर कोई सर्वाधिक भाषा बोली जा रही है तो वो कौन सी है? तो बच्चे हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही सही आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, मुकेश, हिमांशी, पूजा। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मैं पूरा सब कुछ बता चुका हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें जोड़ी जाएं, उससे कंफ्यूजन होती है। आप याद करो इनको। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बच्चे हिंदी है। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत पहले कौन सी बोली गई थी? वैदिक, फिर उसके बाद लौकिक। वैदिक को लौकिक कन्वर्ट करने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी थी जो व्याकरण पर आधारित थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपकी बारी है, फटाक से बताओ भाई, फटाक से बताओ, स्पीड में। चलो जल्दी से बताओ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहां से हुआ है? इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देंगे क्वेश्चन को, बहुत से बच्चे गलत कर देंगे। मैंने बताया था हिंदी अपने रूप में कहां से आई, किस समय से, किस चीज के बाद हिंदी अपने रूप में आई। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। बहुत से लोग इसमें संस्कृत बताएंगे। बहुत बढ़िया, यहां पर हिमांशी का सही है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा का जन्म, भाई संस्कृत तो जननी है, और जननी नहीं है, संस्कृत आदि जननी है। ठीक है, आदि जननी है, क्योंकि अब यहां पर ये बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है, तो हम तुरंत कहेंगे अपभ्रंश से हुआ था। कहां से हुआ था बच्चे? अपभ्रंश से हुआ था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या था? संस्कृत थी, सबसे पहले संस्कृत थी। फिर उसके बाद जैसे ही संस्कृत आगे बढ़ी तो बच्चे पाली में कन्वर्ट हुई। ये याद होना चाहिए, पाली आगे बढ़ा तो प्राकृत भाषा पाली से निकली, प्राकृत से कौन सी आई? प्राकृत से आ गई अपभ्रंश, प्राकृत से आ गई अपभ्रंश। और बच्चे जैसे ही अपभ्रंश आई, यहीं से अपभ्रंश का विकृत रूप भी था, जो अपभ्रंश का अपभ्रंश था बच्चे अवहट। क्या था? अवहट। ये सारी चीजें आपको पता है बहुत अच्छे से। तो अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। तो हम क्या मानते हैं? अपभ्रंश से हिंदी निकली हुई है। आपको पता है ना, 6 अपभ्रंश हमने सिखाए थे, उनसे हिंदी की बोलियां निकली हैं। 6 अपभ्रंश से पहले उपभाषाएं निकली थी, फिर वहां से हिंदी निकली थी, याद है ना? तो आपसे जब कहें हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो आप कह दोगे ए, अपभ्रंश से हुआ है। कहां से हुआ है बच्चे? अपभ्रंश से हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लो और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम फटाक से देखो, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है?
यानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो हिंदी तर है। क्या है? हिंदी तर है। आपको मैंने बताया था कि अपभ्रंश के बाद क्या हुआ, ये हाँ यही है। आप ध्यान से सुनो कहानी को कि हमने बताया था कि अपभ्रंश के बाद, जैसे ही अपभ्रंश समाप्त हुआ ना, उसी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल चालू हो गया। और अपभ्रंश के बाद हमें क्या मिली थी? अपभ्रंश से हमें हिंदी भी मिली थी और हिंदी के साथ कुछ हिंदीतर भाषाएं भी मिली थी। हिंदीतर, हिंदीतर मतलब हिंदी प्लस इतर, हिंदी से परे जो हिंदी नहीं है, और अपभ्रंश से ही निकली थी। आपको अपभ्रंश से केवल हिंदी निकली थी सर, गलत है, ऐसा नहीं है। अपभ्रंश से हिंदी भी निकली है और हिंदी के साथ कुछ हिंदीतर भाषाएं भी निकली हैं, ठीक है, अपभ्रंश के ही साथ। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया है? भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है पता है तुम्हें? हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5 उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं। इन 5 उपभाषाओं से 17 बोलियां आती हैं। अगर 5 उपभाषाएं ना हो और 17 बोलियां हटा ली जाएं, जो कुछ है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, आप रट सकते हो इसको। आप पहला दूसरा वीडियो देखो जाके, इसमें सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि किसके। कन्नौजी, सर जी कन्नौजी ये तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली थी, हिंदी मानी जाती है। बांगरू, ये बांगरू वही है हरियाणवी। बांगरू को क्या कहते हैं हम? हरियाणवी कहते हैं। और सर जी हरियाणवी तो हिंदी है, हरियाणवी, हरियाणवी क्या है? हिंदी है सर। अरे बांगरू को तो एक नाम और सर आपने बताया था, जाटू भी कहते हैं इसे। जाट लोग बोलते हैं ना, तो जाट बोलेंगे तो जाटू है, ठीक है, जाटू भी बोलते हैं। कन्नौजी ये ओंकार बहुला की भाषा है, ये आकार बहुला है। अवधी, अवधी भी सर हिंदी है। तेलुगु नहीं है, तेलुगु नहीं है। आपका आंसर क्या होगा भैया? हिंदी कन्नौजी भी है, हिंदी की बोली है। हिंदी की बोली बांगरू भी है, हिंदी की बोली अवधी भी है, ठीक है, लेकिन तेलुगु हिंदी की बोली नहीं है। ये किसके अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा परिवार। बताया था ना 4 भाषा परिवार है सर। 4 भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार की तो हिंदी थी, लेकिन तेलुगु किसकी है? द्रविड़ भाषा परिवार की है। कंफर्म हो गया? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलो अगले पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ जल्दी से। हाँ अगले पर आ जाओ भाई, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जल्दी से बताओ। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। भाई ब्रज भाषा है, ये तो किसी को बताने वाली चीज ही नहीं है कि ब्रज भाषा में क्या लिखा जाता है। तो आप सभी जानते हो जब से ब्रज भाषा चल रही थी उसमें साहित्य की रचना बहुत हुई है, ठीक है। अगर ब्रज भाषा है तो उसे हम कहते हैं, ब्रज भाषा में बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। तो आज से आप याद रख लो, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रज भाषा है सर, जो ब्रज भाषा है वो राजभाषा भी नहीं है, तकनीकी भाषा भी नहीं है, राष्ट्रभाषा। अरे नॉर्मल सा प्रश्न है यार, इसको क्या मैं डिस्क्राइब करूं? सर जी काव्य भाषा है। क्या है? काव्य भाषा है। क्या है बच्चे? काव्य भाषा है। वेरी गुड काजल, बहुत से बच्चों को सही है, वेरी गुड। वीडियो को शेयर करो भैया, लाइक जितने देख रहे हो उससे कम लाइक है, बढ़ाओ इनको, इनको क्या करो बढ़ाओ। तो जल्दी से प्रैक्टिस सेशन है बच्चे, एक दिन क्लास दूसरे दिन अभ्यास, तो अभ्यास आपका चल रहा है, फटाफट बस आंसर देते जाओ। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? तो आप कह दोगे जो ये प्रसिद्ध हुई है वो काव्य भाषा से प्रसिद्ध हुई है, काव्य भाषा कहते हैं ब्रज भाषा को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है बच्चे? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आप सभी को जल्दी से बताना आंसर। जल्दी से बताओ कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भैया हिंदी को क्या मानते हो आप? राष्ट्रभाषा मानते हो कि राजभाषा मानते हो? ये चीज बतानी है आपको। वेरी गुड बच्चे, टॉपिक क्लियर हो गया। निधि सिंह आप पहली क्लास में आई हैं, ठीक है, इसके पहले दूसरी तीसरी क्लास हो चुकी है, वहां पर आप देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो जैसे ही बात आ जाएगी कि जो हिंदी है सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? दरबारी भाषा है। क्या है बच्चे? दरबारी भाषा, यानी दरबार के जो काम, जो दफ्तर के जो सारे कामकाज होते हैं ना वो हिंदी में होंगे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्या है? राजभाषा।
मतलब जो राजकाज के काम होंगे ना, वो जिस भाषा से होंगे उसको हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कहते हैं मुगलों, इसी को हम दरबारी भाषा भी कहते हैं। कहते हैं मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो सर जी मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। यानी मुगल जो अपने कामकाज करते थे वो किस भाषा के अंतर्गत करते थे, फारसी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अब जो इस समय की बात करें तो इस समय इसका जो आप संविधान में नाम यूज हुआ है वो राजभाषा हुआ है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि हिंदी जो है सर जी राजभाषा के अंतर्गत रखी गई है। तो बच्चे राजभाषा आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र में अगर बहुसंख्यक लोगों के अगर उससे देखा जाए तो बहुसंख्यक लोगों के उससे हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन राजभाषा कहना बहुत उचित है क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा बताया है, ठीक है। तो चलो बात समझ में आ गई है। तो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा यानी कि दरबारी भाषा, क्या कहेंगे बच्चे, दरबारी भाषा कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन फटाक से देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी आप ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे, याद है कहानी कल की कि आप ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे। अगर ये पूरा राजस्थान है, ठीक है, और इधर क्या है, इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है। आप ढूंढते ढूंढते राजस्थान पहुंचे, पहले ही आपको क्या मिल गई, पहले ही आपको मिल गई क्या भैया, ये राजस्थान है, राजस्थान का ये पूर्वी राजस्थान मिल गया। अगर पूर्वी राजस्थान पहले ही मिलेगा, आप इधर से जा रहे हो उत्तर प्रदेश से, तो पूर्वी राजस्थान पहले ही मिल गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ढूंढाड़ी जो बोली है, ढूंढते ढूंढते उत्तर प्रदेश से पहुंचे तो हमें पूर्वी राजस्थान मिल गया। तो याद करने का तरीका हमने बताया था कि पूर्वी राजस्थान को ढूंढाड़ी कहते हैं। याद करो, पूर्वी राजस्थान को बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने इसकी ट्रिक भी बताई है वहां पर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसान से लगेंगे। ढूंढाड़ी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम जयपुरी है। क्या है, जयपुरी है। तो आपसे अगर ढूंढाड़ी आ जाए या जयपुरी आ जाए, आप कहोगे सर जी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थानी भाषा है या पूर्वी राजस्थान की भाषा है। क्लियर है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। कंफर्म, हाँ वेरी गुड। चलो लगती है बच्चे मैथ्स की क्लास 5:30 बजे चलेगी, लेकिन आपका क्लास मैं बता रहा हूं थोड़ा चेंज हुआ है, 8 बजे की क्लास होगी मैथ की। मैं बताऊंगा अभी, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि मैथ की क्लास कब चलेगी। बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम आपके साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जुड़ने वाले हैं और आप अच्छे से पढ़िए, आपका रिजल्ट यहीं से बनेगा, ठीक है, श्योर है, कंफर्म है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपका रिजल्ट यहीं से बनेगा, फिनिक्स एकेडमी संस्थान से आपका रिजल्ट बनने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ब्रजबुली, ब्रजबुली, ब्रजबुली। तो याद रखो जो ब्रजबुली है बच्चे, ब्रजबुली है वो पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद कर लो। अब ये बांग्ला जो है ये क्या है सर जी, हिंदी के अंतर्गत आती है, नहीं, बांग्ला हिंदीतर है। बांग्ला क्या है, हिंदीतर है। किससे निकली थी ये जो पुरानी बांग्ला है, ये सर मागधी अपभ्रंश से निकली थी। किससे, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बउआ बिहारी निकले थे। कौन निकले थे बच्चे, बउआ बिहारी। तो बा से बांग्ला निकली थी, उड़िया निकली थी, असमिया निकली थी और बिहारी हिंदी निकली थी, जो कि हिंदी की एक उपभाषा है। कंफर्म, कंफर्म हो गया कि नहीं। तो बच्चे यहां पर देख लेते हैं, जो कि ये हिंदीतर है, ये भी हिंदीतर है, ये भी हिंदीतर है, लेकिन पुरानी बांग्ला भी हिंदीतर है, लेकिन ये इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। याद रखो, ब्रजबुली को हम पुरानी बांग्ला के नाम से जानते हैं। इतना कंफर्म हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखो, देवनागरी लिपि में गुजराती नहीं लिखी जाती है। और ये जो भाषा है ना, ये हिंदीतर भाषा पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी हिंदीतर जो हिंदी नहीं है लेकिन तब भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भाई गुजराती भी हिंदी नहीं है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। उड़िया भी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। सिंधी भी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मराठी भी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन हिंदी के साथ साथ मराठी ऐसी भाषा है, हिंदी के साथ साथ मराठी ऐसी भाषा है जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं।
किस में लिखते हैं बच्चे? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कंफर्म इतनी बात? तो किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जो लिपि का इतिहास है, जितनी भी लिपियां हैं, अगर हम बात करें लिपियों की, जो भी लिपियां हैं, ये हमने नहीं पढ़ाया था तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितनी भी लिपि हैं हमारी, वो सारी की सारी किससे निकली हुई हैं बच्चे? सारी की सारी ब्राह्मी से निकली हुई हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। आपसे पूछा जाए भारत में जितनी लिपियां हैं वो किन लिपियों से उनका उद्भव हुआ है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा सर जी जो भी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुआ है, ब्राह्मी लिपि से लिपियां निकली हुई हैं। जो ब्राह्मी लिपि थी ये बच्चे दो भागों में बट गई। कहां पर? जब गुप्त काल में ये ब्राह्मी लिपि पहुंची तो वहां पर दो भागों में बट गई। एक हो गई बच्चे यहां पर उत्तर ब्राह्मी हो गई। इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, और मैं नोट नहीं करा रहा हूं कुछ भी। एक हो गई उत्तर ब्राह्मी और एक हो गई दक्षिण ब्राह्मी। एक हो गई दक्षिण ब्राह्मी। ठीक है, जो उत्तर ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मी में कौन कौन सी लिपियां निकली हैं? तो हम कह देंगे सर जी उत्तर में मलयालम लिपि। ठीक है, मलयालम लिपि निकली है। दूसरी ग्रंथ लिपि निकली है। तीसरी तेलुगु कन्नड़ लिपि निकली है। तेलुगु कन्नड़ लिपि निकली है। और चौथी बच्चे तमिल लिपि निकली है। कौन सी? तमिल लिपि। तो देखो ये भी तो तमिल भी भाषा है ना, तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है, लेकिन निकली किससे है ये लिपि? तो हम कह देंगे ब्राह्मी से निकली है। तो जब ब्राह्मी किस समय पर पहुंची? जब ब्राह्मी गुप्त काल में पहुंची तब ये इसमें विभाजन हो गया। उत्तरी ब्राह्मी अलग हो गई, दक्षिणी ब्राह्मी अलग हो गई। दक्षिणी ब्राह्मी में मलयालम ग्रंथ लिपि, क्या है बच्चे? ये ग्रंथ लिपि है, इसको नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिपि। जो उत्तर ब्राह्मी थी बच्चे, उत्तर ब्राह्मी के बारे में समझ लो कि उत्तर ब्राह्मी थी, ये आगे चलकर इसको गुप्त लिपि कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गुप्त लिपि। और जैसे ही बच्चे गुप्त लिपि आगे समय के अनुसार फिर परिवर्तन हुआ गुप्त लिपि में, तो इसको हम कहने लगे सिद्ध, क्या कहने लगे बच्चे? सिद्ध मात्रका लिपि कहने लगे। कौन सी? सिद्ध मात्रका लिपि कहने लगे। और जैसे ही बच्चे ये और आगे बढ़ी तो इसको हम कुटिल लिपि कहने लगे। क्या कहने लगे? कुटिल लिपि। ये चौथी शताब्दी की बात है, ठीक है, चौथी सदी की। तो कुटिल लिपि कहने लगे। गुप्त लिपि में उत्तर ब्राह्मी गुप्त लिपि में कन्वर्ट हुई, फिर सिद्ध मात्रका में कन्वर्ट हुई, फिर कुटिल में कन्वर्ट हुई। कुटिल भाई दो भागों में टूट गई। जो कुटिल लिपि थी, मैं थोड़ा सा यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं, इसको आप इसी के नीचे लिखना है ना। जो कुटिल थी ना बच्चे, कुटिल लिपि, वो दो भागों में टूट गई। वो कौन कौन से दो भाग थे? तो आप यहां पर लिख लो, एक नागरी और एक शारदा लिपि। जो कुटिल लिपि थी आगे चलकर नागरी और शारदा लिपि में टूट गई, विभक्त हो गई। अब कहेंगे जो शारदा लिपि थी, सर जी यहां से कौन कौन सी लिपियां निकली हैं शारदा से? तो शारदा से सर जी गुरुमुखी निकली है। गुरुमुखी के जनक किसको कहते हैं? गुरु अंगद को कहते हैं। ये कौन थे? तो भैया ये दूसरे उत्तराधिकारी थे। कौन थे बच्चे? दूसरे उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि का किसने यूज किया था? गुरु अंगद ने किया था। फिर गुरुमुखी लिपि यहीं से लहंदा लिपि निकली, लहंदा, टाकरी, और यहीं से एक लिपि निकली, उसका नाम था कश्मीरी लिपि। ठीक है, कश्मीरी लिपि। तो शारदा लिपि के अंतर्गत गुरुमुखी लिपि आती है, लहंदा, टाकरी और कश्मीरी आती है। याद आपको करना है। ठीक है, मैं गुरुमुखी लिपि के बारे में बता रहा हूं। गुरुमुखी लिपि का यूज पंजाबी लोग करते हैं। कौन करते हैं? पंजाबी भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो गुरुमुखी पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी के रूप में। ठीक है, अब आती है नागरी। तो नागरी को हम ले लेते हैं। कुटिल से नागरी निकली, शारदा निकली। जो नागरी थी ना, इसकी दो उपशाखाएं थी। कौन कौन शाखाएं थी? एक थी बच्चे पूर्वी नागरी और एक थी पश्चिमी नागरी। एक कौन सी थी? पश्चिमी नागरी। ठीक है, एक पूर्वी नागरी थी, एक पश्चिमी नागरी थी। अब पूर्वी नागरी के अंतर्गत बच्चे कौन सी थी? तो याद कर लो, बांग्ला। पूर्वी नागरी लिपि है। ये मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहां पर। ये नागरी लिपि है, नागरी लिपि।
मैंने लिपि के बारे में बता दिया, अभी लिपि के बारे में थोड़ा और बता देंगे। जो नागरी लिपि है ना, वो दो भागों में टूट गई, पूर्वी नागरी लिपि, पश्चिमी नागरी लिपि। पूर्वी नागरी लिपि से कौन सी लिपियां निकली हैं? बांग्ला लिपि, जिसमें हम बांग्ला लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं से निकली कौन सी है बच्चे? यहीं से निकली है बांग्ला के बाद उड़िया और असमिया। उड़िया और असमिया, ये नोट करने वाली चीज है, असमिया। देखो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये चीज मैंने बताई नहीं थी लिपि, और एक वीडियो बनाएंगे हम लिपि का, तो लिपि हम सिखा देंगे उसमें। जो पश्चिमी थी बच्चे, यहां से आपकी देवनागरी निकल आई, देवनागरी। देवनागरी, राजस्थानी, राजस्थानी लिपि भी कहां? नागरी लिपि से निकली है। और यहीं पर गुजराती, गुजराती और कैथी, कैथी, ये लिपियां कहां से निकली हैं? तो पश्चिमी से निकली हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे ये, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? तो चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चे यहां पर हम कह रहे थे जो मराठी है, मराठी है, उसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देखो राजस्थानी है, वो राजस्थानी लिपि में लिखी जाएगी, राजस्थानी भाषा। गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाएगी। ये जो देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी है ना, वो पश्चिमी नागरी लिपि है, ठीक है। पूर्वी नागरी लिपि कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, असमिया। आपसे पूछा जा सकता है जो ब्राह्मी लिपि थी वो दो भागों में टूटी थी, एक उत्तरी ब्राह्मी, एक दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी में दक्षिण वाली जितनी भाषाएं थी वो लिपियां निकली हैं। दक्षिणी ब्राह्मी से कौन सी लिपियां निकली हैं? जो दक्षिण भाषा, दक्षिण में भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी लिपियां निकली हुई, जैसे मलयालम ग्रंथ लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि। फिर उत्तर ब्राह्मी के अंतर्गत उत्तर ब्राह्मी जो थी वो आगे चलकर गुप्त लिपि में कन्वर्ट हुई। गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रका लिपि, फिर कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के दो भाग हुए, नागरी, शारदा। शारदा से लिपियां निकली गुरमुखी, लहंदा, टाकरी, कश्मीरी। और नागरी से भैया वो सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना लेना। चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या? हाँ जल्दी से आंसर बताइए भैया सभी लोग। लाइक का बटन दबा दो मेरे लाल, लाइक का बटन दबा दो। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा माँ जवन हमर बकरा लागत होए तवन हमका दे दे। ठीक है, तो भैया कौन सा है इसमें? जल्दी से बताइए कौन सी ये बोली है, कौन सी? बताइए भाई। वेरी गुड। तो बताओ भाई, ऐसी तो भाषा हम ही लोग बोलते हैं, है ना? एक मनई के दुई बिटवा रहे, लो एक मनई के दुई बिटवा रहे। ठीक है, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा मत जवन हमार बकरा लागत होए। ठीक है, बकरा मतलब हमार हिस्सा लागत होए, हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दो। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? अवधि है। क्या है? अवधि है। आपको अवधि दिख रही है, सी ऑप्शन क्या है? सही है। सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। क्लियर? हाँ सभी के बच्चे। भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी में बा लग जाता है अधिकतर, है ना? भोजपुरी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इसको हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? वो अपभ्रंश है। उसके बाद कौन सी आई? अभी मैं अपभ्रंश के बारे में बता रहा हूं, तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। जल्दी से बताओ। अपभ्रंश मतलब विकृत रूप होता है, कि संस्कृत का विकृत रूप क्या है, संस्कृत कन्वर्ट किस में हुई है। तो संस्कृत समय के अनुसार किस में कन्वर्ट हुई है? तो जल्दी से आप बताइए इसको। ठीक है, जल्दी से आप बताओ फटाक से। अभी मैं इसमें एक फैक्ट आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबका आंसर आ गया होगा। तो संस्कृत का अपभ्रंश क्या होता है? जैसे आपसे पूछा जाए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी,
वैदिक संस्कृत, ये आगे चलकर क्या बन गई, लौकिक संस्कृत हो गई। क्या हो गई, लौकिक संस्कृत बन गई। और बच्चे जैसे ही लौकिक संस्कृत हुई, आगे चलकर ये क्या बनी, पाली बनी। पाली बनी, पाली आगे चलकर क्या बन गई, प्राकृत हो गई। प्राकृत हो गई, प्राकृत आगे चल के क्या बन गई, अपभ्रंश। क्या हो गई बच्चे, अपभ्रंश हो गई। ये सीरियल आपको याद होना चाहिए। और अपभ्रंश आगे चल के क्या हो गया, अवहट्ट हो गया। अवहट्ट, अवहट्ट हो गया। और अवहट्ट से आपको क्या मिल गई, हिंदी मिल गई। किस रूप में थी, पहले प्राचीन हिंदी थी, फिर मध्यकालीन हिंदी थी, फिर आधुनिक हिंदी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रम था। तो आपसे जानते हो क्या पूछा जाएगा, वैदिक का अपभ्रंश बताओ, तो आप कहोगे वैदिक का अपभ्रंश सर जी लौकिक संस्कृत है। आपसे कहा जाए कि लौकिक संस्कृत का अपभ्रंश बताओ, तो आप कहोगे पाली है। पाली का अपभ्रंश क्या है, तो पाली का अपभ्रंश सर जी प्राकृत है। मतलब कन्वर्ट होने वाली, जिससे कन्वर्ट हुई है, कन्वर्ट होके कौन सी भाषा बनी है, वो उसका अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत तो पूरा एक ही संस्कृत अगर माने हम, तो हम कहें संस्कृत का अपभ्रंश क्या है, तो संस्कृत से कौन सी भाषा बनी है, पाली भाषा बनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म है, कंफर्म है कि नहीं। तो अपभ्रंश का समझ गए ना। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं। अपभ्रंश है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, याद कर लो, ये बच्चे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश, जल्दी से बताओ आप कमेंट करके, अपभ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो तुम देखोगे पाली का अपभ्रंश तो सर प्राकृत को कहते हैं। प्राकृत का अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश को कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो आंसर हो गया अवहट्ट को कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश सर जी किसे कहते हैं, अवहट्ट को। अवहट्ट, अवहट्ट, ठीक है, आओ फिर हट, ऐसे करते, अवहट्ट को करते हैं। ठीक है, तो अवहट्ट, फिर एक चीज और इसमें इसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवहट्ट को ही हम परिवर्ती, परिवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। परिवर्ती, परिवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। दो नाम आप सीख लो, याद हो जाएंगे, अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो अपभ्रंश निकालना आप सीख गए हो कि नहीं, अपभ्रंश निकालना आप सीख गए हो ना, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अपभ्रंश निकालना सीख गए हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश, तो ये तो संस्कृत भाषा है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पूरी संस्कृत, संस्कृत का अपभ्रंश पाली को कहते हैं। डी ऑप्शन बच्चे क्या है, सही आंसर है। अब आप निकाल लोगे। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। जो चीजें हमने नहीं बताई है वो चीज जरूर बताएंगे, लेकिन जो चीज हमने बताई है उस पर समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ लो मेरी बात को। 12 नंबर, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास, कह रहे थे ना, याद कर लो, क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। चलो समझते हैं लिपि क्या है। लिपि क्या है, अब आ गया ना, लिपि के विकास के बारे में बता दिया हमने। जो लिपि है बच्चे, लिपि और भाषा, लिपि और भाषा। भाषा क्या है बच्चे, भाषा हिंदी है। भाषा क्या है, हिंदी। जब भी आपसे भाषा की बात की जाएगी तुम तुरंत कह दोगे हिंदी है, लेकिन आपसे कहा जाए हिंदी में टाइप करो, कहीं पर हिंदी तुमको मिलेगी कि हिंदी का ऑप्शन दबा दोगे, नहीं मिलेगी। आपको देवनागरी लिखी मिलेगी। क्यों, क्योंकि हिंदी जो है बच्चे वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि क्या है, देवनागरी है, देवनागरी। मतलब हर भाषा की एक, इससे हम जान गए कि जो हर भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है। लिपि यानी स्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। अब एक चीज समझ लो कि जो ध्वनियों का आचार विचार, आपको क्या करना है, ध्वनियों के माध्यम से अपने आचार विचार की अभिव्यक्ति को हम भाषा कहते हैं। आप ध्वनियों के माध्यम से किसी को समझा पा रहे हो, अपनी बात उसे बता पा रहे हो, तो वो भाषा है। तो हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम आपको बता पा रहे हैं अपनी बात, तो वो हम हिंदी में बता रहे हैं, हम हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्वनि हम कह देंगे, भाषा ध्वनि की इकाई है। भाषा क्या है, ध्वनि में बोली जाएगी। ठीक है, मौखिक इकाई है, लेकिन जो लिपि है वो लिखित इकाई है। क्या है, लिख के बता पाओगे। तो हम ये कह देंगे लिखकर,
लिखकर अगर अपने विचारों या भावों को हम किसी को आदान प्रदान कर सकें तो उसको हम लिपि कहते हैं। तो लिपि हमेशा लिखी जाती है, भाषा हमेशा बोली जाती है। कंफर्म है? भाषा हमेशा क्या की जाती है? बोली जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे आप ये समझ लो, और अभी सबसे बताया था जो भी भारत में लिपियां हैं, जो भी लिपियां हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भी लिपियां हैं, वो सारी की सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। और ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि से। मैंने क्या बताया था, एक बार रिवाइज करो। जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि आगे चलकर गुप्त काल में दो भागों में टूट जाती है। एक उत्तर ब्राह्मी होती है, एक दक्षिण ब्राह्मी होती है। दक्षिण ब्राह्मी में दक्षिण की लिपियां निकलती हैं, जैसे मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि, ठीक है, और उसके बाद तेलुगु लिपि, ग्रंथ लिपि, ये हो गई दक्षिण की लिपियां। जो उत्तर में जो लिपियां थी उसमें आपने कहा कि जो उत्तर ब्राह्मी थी वो आके चलकर उत्तर लिपि हुई, फिर गुप्त लिपि हुई, फिर सिद्ध मातृका लिपि हुई, फिर उसके बाद कुटिल लिपि हुई। कुटिल लिपि तुरंत विभक्त हुई जिसमें शारदा लिपि, और उसके बाद आपको बताया था कि शारदा लिपि के साथ नागरी लिपि का यहीं पर जन्म हुआ। नागरी लिपि की दो शाखाएं थी, एक थी पूर्वी लिपि, एक थी पश्चिमी। पश्चिमी में देवनागरी लिपि थी। तो देवनागरी लिपि तक हमको आना था, बता दिया सब कुछ। ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भैया ध्यान लगाना पड़ेगा। हिंदी है बहुत सरल, लेकिन समझी जाए तब, नहीं समझोगे तो कठिन भी लगेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? भाई अभी बताया, भाषा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने भाव अपने विचार आपको समझा पा रहा हूं, वो हिंदी भाषा में कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज लिख के, अब ये लिख के मैं बता रहा हूं, ये किस में लिखा हुआ है? ये लिपि है बच्चे, ये देवनागरी लिपि में लिख रहा हूं। ये जो आप देख के पढ़ पा रहे हो ना, हिंदी में पढ़ पा रहे हो ना, हिंदी में बोलोगे, लेकिन लिखोगे किसमें? देवनागरी। लिखने वाली चीज को लिपि कहते हैं, बोलने वाली चीज को भाषा कहते हैं। आसान भाषा में समझ लो। तो हम जो हिंदी लिखते हैं वो बच्चे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कंफर्म? सही है कि नहीं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। चलो लाइक का बटन दबाओ भैया, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम आपको बताएं। ठीक है, सब कुछ पता है आपको। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। चलो भैया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप मतलब अगर हम खड़ी बोली बोल रहे हैं तो वही हिंदी मानी जाती है आजकल, है ना। वर्तमान रूप में जो हिंदी का प्रचलित रूप है, सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? खड़ी बोली है। ठीक है, अगर कोई देहाती बोल रहा है, अगर कोई अवधी बोल रहा है तो हम कहते हैं यार देहाती है ये। ठीक है, हिंदी नहीं बोल पाता सही से, ऐसे वैसे बोलता है। ठीक है, तो हम किस हिंदी को सबसे ज्यादा मानते हैं? खड़ी बोली को। जो अच्छे से खड़ी बोली का यूज कर रहा है तो वो हिंदी है। तो हम ये कहते हैं हिंदी का जो प्रचलित रूप है, आप तुरंत लगा दो, खड़ी बोली है सर जी, जिसको हम कौरवी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। और ये जो कौरवी है ना सर, ये जो कौरवी है ना, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौरवी सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? मेरठ में। कहां पर बोली जाती है? तो मेरठ में। आप याद रखिए, मेरठ में कौरवी बोली या खड़ी बोली का अगर आप क्षेत्र पूछे तो मेरठ क्षेत्र है। क्या है? मेरठ क्षेत्र है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो पश्चिमी हिंदी है ये किस अपभ्रंश से निकला हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी जो निकला है वो सौरसेनी से निकला है। सौरसेनी। अरे ये सब चीज अगर आप जानते हो, हमारा दूसरा वाला वीडियो देख लोगे तो ये सब कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आज केवल प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आज केवल प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो आज केवल प्रैक्टिस होगा। आपको मैं एक जानकारी बता दूं, जिस बच्चे को तैयारी करनी है किसकी, यहां पर समझ लो। इसका आंसर आप सभी दो, इसका आंसर आप सभी दो। जिस बच्चे को जीएस, ठीक है, जीएस के साथ मैथ्स और मैथ्स के साथ हिंदी भी अब इसमें ऐड कर दी गई है। ये कौन सा बैच है? तो आपको मैंने बताया था, ये बैच है बच्चे फाउंडेशन बैच है। कौन सा? फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहां पर जीएस आपको, त्रिशूल बैच का पूरा जीएस मिलेगा, मैथ्स आपको कंप्लीट कराई जाएगी, हिंदी भी आपको इसी में ऐड कर दी गई है। और जिसकी जो नॉमिनल फीस है वो वही रखी गई जो पहले थी, 2200 रुपये।
ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सोचते हो कि पूरी तैयारी हमें बिल्कुल सीरियल से करनी है, क्रम से करनी है, और अभी तक आपने कहीं तैयारी नहीं की है, तो बच्चे अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तब भी ये बैच आपके लिए बहुत कारगर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा सब कुछ, हमारे टीचर सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, कैसे परीक्षा में बैठना है, कैसे आपको जीएस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, हिंदी के पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर कराया गया। फाउंडेशन बैच आप स्टडी पाई ऐप पर जाओगे, वहां पर मिल जाएगा। यही वाली स्पेलिंग डालनी है, STUDYPIE। स्टडी पाई ऐप पर जाओगे, वहां पर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। लेकिन जल्दी से ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको मैं एक नंबर बता रहा हूं, 700-771-2108। ये बच्चे नंबर है, इस पर तुरंत आप कॉल करो और कहो सर मुझे त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है, मैथ्स ज्वाइन करना है, हिंदी ज्वाइन करना है, तो कौन सा बैच परफेक्ट होगा। तो आपको बताया जाएगा फाउंडेशन बैच है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक आप हमसे पढ़ोगे। यार बहुत टाइम होता है 1 साल, 1 साल का समय, 1 साल का समय आप यहाँ पर हमारे साथ व्यतीत करोगे, हमारे मार्गदर्शन में, हमारे साथ जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में आप 1 साल तक जुड़ोगे, बस 2200 रुपये में। ये आपका चार्ज है। आप इंटरेस्टेड हैं, जबरदस्ती कोई नहीं है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी ने दे दिया है और उम्मीद करते हैं सभी का आंसर सही भी है। मैं देख लेता हूँ किसके किसके आंसर सही हैं। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियां वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। भाई छा है ना, छा है ना, हमने एक चीज बताई थी आपको, याद होगा। अगर शर्त लगा रहा हूं, मैं शर्त लगा रहा हूं आपसे, अगर ये जो हमने वीडियो पढ़ाया है, ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला, वो अगर देख लोगे, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी बजाते होंगे। आ से अवधि, ये अबज कहां से निकला था? सर जी अबज पूर्वी हिंदी का पार्ट था, पूर्वी हिंदी का पार्ट था। किसका पार्ट था? पूर्वी हिंदी से अबज निकला था। और पूर्वी हिंदी किसका पार्ट था सर? पूर्वी हिंदी पार्ट था, ये किस अपभ्रंश से निकला था? तो उड़ंकीरा है ना, तो उड़ंकीरा इसमें भी होती, अर्धमागधी। किसमें? अर्धमागधी। अपभ्रंश सर जी 6 होते हैं, 6 में अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी से हमने अबज 3 बोलियां निकाली थी, एक अवधि निकाली थी, अवधि, अवधि, ठीक है, और एक निकाली थी ब से बघेली, जो बघेल खंड में बोली जाती है, और एक निकाली थी बच्चे यहां से छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी। तो ये सारी की सारी जो बोलियां हैं ना बच्चे, ये सारी की सारी बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है, अब देखो कहां से निकली है? पूर्वी हिंदी से निकली। कहां से निकली बच्चे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप ए ऑप्शन कर लोगे। ठीक है, ऐसे भी समझो कि छत्तीसगढ़ सर जी पूर्व में पड़ता है। अगर उत्तर से देखा जाए, मध्य प्रदेश के इस बीच से देखा जाए ऐसे, तो मध्य प्रदेश अगर यहां पर है तो यहां पर कहीं छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो हम तब भी कह देंगे पूर्व में पड़ता है, तो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है बोली ये। ठीक है, कंफर्म? चलो वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये चीज़ें देखो, अगर ये चीज़ें याद हो जाती हैं बच्चे, तो आप समझ लो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया 16 नंबर। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 ही है ना? जल्दी से बताओ, 16 ही है कि नहीं है? हाँ 16 ही है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से 16 नंबर आंसर। मुकेश कुशवाहा, कई बार आप मैसेज करेंगे तो आप हमारे क्रोध का सामना कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कर लिया, अच्छी बात है, देखा जाएगा, आपका मैसेज बाद में भी देखा जाता है। और आप जल्दी से अगर ये चाहते हो कि मैं देख लूं, तो आप कमेंट बॉक्स में किया करें, लाइव चैट में ऐसे मैसेज ना करें, कमेंट बॉक्स में करें कि सर जी क्लास चालू की जाए, तो उसमें हमें दिख जाता है वहां पर। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी, मैंने बताया था जो सौरसेनी है, सौरसेनी, सौरसेनी से, सौरसेनी से कौन सी भाषा निकली थी? सौरसेनी से पराग निकला था। कौन सा निकला था? पराग। पराग से एक पश्चिमी हिंदी, पा से पश्चिमी हिंदी। कहा था ना शेर पराग दूध पीता है, सौर से शेर समझ में आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है शेर की, है ना? तो सौर शेरी पराग दूध पीता है। तो पा से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गा से गुजराती, तो पश्चिमी हिंदी यहां से निकल रही, यानी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यह भी कंफर्म हो गया, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और जो पश्चिमी हिंदी है बच्चे, बालक, पश्चिमी हिंदी है, अब कह रहे हैं यहां पर पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी से हमने क्या रटवाया था? कौम्बा,
कौम्बा ब्रबुक, यही तो बताया था ना, ब्रबुक, ये याद करना था बस। देखो बच्चे, का से हो गया, कौ से हो गया कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, कौरवी। ठीक है, बा से हो गया बांगरू, जिसे हम हरियाणवी कहते हैं। बात को समझना, बांगरू, बांगरू जिसे जाटू भी कहते हैं। ब्र से हो गया ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हो गया। ठीक है, बू से हो गया बुंदेली, बुंदेली। बू से क्या है, बुंदेली है। और का से है कन्नौजी, कन्नौजी। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। तो आप देखो भैया, कौन सी बोली, बुंदेली दिख रही है ना सर जी, बुंदेली तो है, बू से बुंदेली। ठीक है, ब्रज, ब्रज भाषा भी है। कन्नौजी सर, कन्नौजी भी है। बघेली नहीं है, बघेली अबच के अंतर्गत आ रही है, ये पूर्वी हिंदी है। ये क्या है बच्चे, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अबच, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है। तो आप, हाँ सबके सही हैं, सबका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आ जाओ, 17 नंबर। चलो बताओ जल्दी से। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप तो संविधान पढ़ रहे हो, आप तो संविधान पढ़ रहे हो, तो आप बता ले जाओगे इसको तो। ठीक है, राघव सर संविधान पढ़ा रहे हैं आपको, ये तो बता ले जाओगे कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। जो राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं उनका किस अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। तो कहां पर वर्णन किया गया है राजभाषा संबंधी प्रावधान। तो आप तुरंत कह दोगे सर जी 343 से 351 तक, याद रखना 343 से 351 तक। 343 का में कहा गया है, जानते हो 343 पहले फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि जो संविधान है उसकी राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। और जो उसमें अंक यूज किए जाएंगे, अंक जो यूज किए जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से होते हैं, 1 2, ये वाले अंक यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो और 351 में क्या है सर जी, 351 में बीच में बहुत से हैं, वो सारे राजभाषा से ही संबंधित प्रावधान हैं, लेकिन 351 की बात करें तो हिंदी विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास कैसे कैसे किए जा सकते हैं, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आप तुरंत कह दोगे 351 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी। इसमें जान तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो अनुसूचियां होती हैं, पूछा जाता है कि जो, देखो अच्छा ये सीख लो सीख लो सीख लो भाई। तो आपसे पूछा जाता है जो 1950 संविधान कब लागू हुआ था, तो मैं बता देता हूं, हमको पता है ये सब चीज़ें, आपको भी पता होंगी कि 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो उसमें जो हमारी अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया था, तो आप कह दोगे कि 14 भाषाएं थी। तब कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषा थी। 14 भाषा में कौन कौन सी भाषाएं थी भाई, सबसे पहले बताओ कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में किन अनुसूचियों में संविधान का उल्लेख, सॉरी भाषाओं का उल्लेख है, जल्दी से बताओ किस अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं हैं, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, हाँ 14 14 14 सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो चलो, हाँ एक बिटिया का मैसेज आ गया है कि 8वीं अनुसूची, वेरी गुड। तो चलो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, हाँ 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो हम कह देंगे 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन हुए, वो आप याद कर लो 21, 71 और इनको जोड़ दो तो क्या आएगा 92। ठीक है, एक हो जाएगा 67, 1967, चलो 1967, 1992 और 2003 लगभग यही था। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी भाषाएं, पहले 14 भाषाएं कौन सी थी, तो मैं आपको यहां पर आपको याद करा देता हूं। ठीक है, जो 14 भाषाएं थी, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या ये 22 भाषाओं के अंतर्गत क्या ये भाषाएं हैं, तो पहले जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, बड़े ध्यान से देखो, याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो बांग्ला थी, और बांग्ला थी तो उड़िया थी,
बांग्ला थी तो उड़िया थी, और उड़िया के बाद आ जाएगी असमिया। असमिया कितनी हो गई? 3 हो गई। और ये याद कर सकते, बउआ, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक है, इसके बाद हिंदी ले लो। अगर हिंदी है तो बच्चे उर्दू भी होगी, उर्दू भी होगी। ठीक है, उर्दू भी होगी। और अगर उर्दू भी है तो उर्दू के साथ संस्कृत भी है, संस्कृत भी है। ठीक है, ये हो गई। कश्मीरी ले लो, कश्मीरी, कश्मीरी भी 14 भाषाओं में थी। फिर इसके बाद नीचे की भाषाएं ले लो, जैसे मलयालम, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। कितनी हो गई? गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई। एक मराठी, मराठी, पंजाबी, और एक कौन सी? गुजराती। देखो अब कितनी हो गई, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 भाषाएं थी। कब? 1950 में। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, तो इसमें सिंधी जोड़ दी गई। भाई पंजाबी पहले ऑलरेडी थी, पंजाबी जहां वहां सिंधी भी होनी चाहिए, तो सिंधी जोड़ दी गई। ठीक है, तो कितनी हो गई बच्चे? तब हो गई कितनी? 15 हो गई। सिंधी के बाद 71वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ, कब हुआ बच्चे? 1992 में हुआ। तब वहां पर आपको कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? जोड़ी गई, देखो, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब? 1992, 71वां संविधान संशोधन। भाई 1992 2003 में कौन सी जोड़ी गई? तो ये भी याद कर लो आप। ठीक है, बोडो जोड़ी गई, एक बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली। संथाली, मैथिली और संथाली, ये 4 और जोड़ दी गई। 4 3 7 1 8, 14 8 कितनी हो गई? 22। अब 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, सर जी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश कहीं दिख रही है? इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। तो आपसे कहा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पूरी बोलियां ही हमने लिख दी कि जो 22 भाषाएं हैं ना, वो 22 बोलियां, 22 भाषाएं, सब कुछ हमने इसमें लिख दी है। भोजपुरी के लिए सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी जाए भोजपुरी को। ठीक है, अभी भोजपुरी है नहीं, ना भोजपुरी है ना इंग्लिश है। कंफर्म है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहां पर 343 से 351 हमने बता दिया आपको। ठीक है, और कुछ चीज़ें छूटेंगी तो हम बताएंगे सब कुछ। जो क्लास हमारी आप देखेंगे तो उसमें बताएंगे हम सब कुछ। 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, कौन सी? हिंदी प्रचार सभा। दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। दक्षिणी है भाई, दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? चेन्नई में स्थित है। कहां स्थित है बच्चे? चेन्नई में स्थित है। वेरी गुड, चेन्नई में स्थित है। क्लियर है? तो कहां स्थित है बच्चे? चेन्नई में स्थित है। आप याद रखेंगे कि जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा है, हिंदी का प्रचार प्रसार जहां से किया जाएगा, वो दक्षिण में मुख्यालय कहां पर है? तो आप दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई में बताओगे कि चेन्नई से प्रचार प्रसार किया जाएगा। दक्षिण का, दक्षिण में हिंदी का प्रचार प्रसार कहां से किया जाएगा? याद रख लो, चेन्नई से किया जाएगा। तो मुख्यालय कहां है? चेन्नई में है। कंफर्म हो गया? ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सबको बताए, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। 19 नंबर का, 19 नंबर बच्चे क्या है? 19 नंबर जो कह रहे हैं ना, पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं कोई। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली उल्टा हो गया, अपभ्रंश, पाली उल्टा हो गया, हिंदी, पाली उल्टा हो गया। तो आपको यही तो दिख रहा है। प्राली नहीं है, पाली है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास। यानी कि पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चे? सही है। क्लियर है? हाँ, यहां पर साहिल रेहाल,
बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 19 के बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो ये आ जाओ अगले सवाल पर। ठीक है, देखो क्या आंसर हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 351, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अभी हमने बताया, इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में याद करो 343 से 351 तक राजभाषा का पूरा प्रावधान है, 343 से 351 तक, ठीक है। और उसमें हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो 351 अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। कंफर्म? इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलो ये बात आपको रटनी है, बिल्कुल रट लेनी है और लिखनी, नोट नहीं करनी कहीं पर, ये चीजें आपको रटनी है बच्चे। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। आपको याद है ना, आपको याद है शेर के बारे में? कौन शेर था? ये सौरसेनी था, सौरसेनी था। सौरसेनी अपभ्रंश से आपने कहा था सर जी पराग निकला है, पराग दूध, और पा से हुआ था पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जैसे ही आया था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने क्या लिखा था? कौम्बा ब्रबुक, कौम्बा छोड़ दो, ब्र बुक, ब्र से क्या हुआ था? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आ रही है? अगर अपभ्रंश से भी पूछते तो हम टिक कर देते सौरसेनी को। उन्होंने केवल उपभाषा पूछी है, तो पश्चिमी 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 हिंदी के अंतर्गत आ रही है ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है ब्रज भाषा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको याद, ये चीजें तो याद ही नहीं करनी। आप हमारा कल वाला वीडियो देखो, ये सारी चीजें नहीं याद करनी आपको, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, जितनी चीजें हमने बोली है सारी काम की चीजें ही मैं बताता हूं, फर्जी की चीजें बिल्कुल नहीं। जो परीक्षा में पूछा जाएगा कोशिश करता हूं उन्हीं चीजों को आप तक बताया जाए, ठीक है। चलो आगे आओ, अगले अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, और पहुंच गए हम लोग 22। मगही। भाई सबसे पहले मैं बता दूं, जो मगही है वो बिहार में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है मगही, मगही बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ, जो मगही है, मगही है सर जी किस उपभाषा की बोली है? तो हमने बताया था जो मगही है सर जी, आप मागधी जानते हो? मागधी सर जी 6 अपभ्रंश थे, उसमें एक मागधी अपभ्रंश था। मागधी से निकला था बउआ बिहारी। क्या निकला था? बउआ बिहारी। और इसको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था? हमने कहा था बउआ बिहारी को मार, बउआ बिहारी को मार, मार से मां से मागधी, मागधी से बउआ बिहारी, बउआ बिहारी। बा से बांग्ला, से उड़ से उड़िया, आ से असमिया, इनको हटाओ। क्यों? क्योंकि ये हिंदी तरह है, हिंदी नहीं है। हिंदी क्या है? नहीं है, तो हिंदी नहीं है, हटाओ इनको। बिहारी तो हिंदी थी, बिहारी हिंदी की उपभाषा है। बिहारी अगर हिंदी की उपभाषा है, यहां पर एक चीज याद करवाई थी हमने, बिहारी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो कैसे याद कराई थी? मैम भोजपुरी, मैम भोजपुरी वाली है, मैम भोजपुरी वाली हैं अगर, तो मैं से बताया था, मैं से मैथिली थी, मैं से मैथिली थी। और माँ से क्या था बच्चे? माँ से मगही था, माँ से क्या था? मगही था, मगही था, माँ से क्या था? मगही था। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप देख रहे हो ना, मगही की बात कर रहे हैं, मगही की बात कर रहे हैं, तो मगही किसके अंतर्गत आ रही है? बिहारी, बिहारी हैं तो बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं, है ना, याद कर लो, बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं, बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं, तो बिहारी के अंतर्गत मैम आया, मैम और भोजपुरी आया, मैं से मैथिली, माँ से मगही, भोजपुरी, 3 बोलियां निकली हैं। बिहारी हिंदी एक उपशाखा है, सॉरी उपभाषा है, यानी विभाषा है। उपभाषा विभाषा दोनों एक चीज होती हैं। उपभाषा है किसकी? हिंदी की। हिंदी की उपभाषा बिहारी है, इसमें 3 बोलियां हैं, तीनों बोलियां बता दी, यहां पर आंसर आपका बिहारी सही हो जाएगा। कंफर्म? चलो आओ आगे चलो, आगे चलो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली को ही तो हम बच्चे कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली को हम लोग क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ये खड़ी बोली को कौरवी राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। ठीक है, कि खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बच्चे बोली जाती है मेरठ में। खड़ी बोली के जनक कौन है? तो अबुल हसन है, जिन्हें हम अमीर खुसरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। अमीर खुसरो के कई नाम बताए थे। क्या बताया था? कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं। तूतीय हिंद के साथ तोताए हिंद भी कहते हैं। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तुर्की अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। तुर्की अल्लाह। तो खड़ी बोली का आविष्कार यानी खोज किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने की थी। और अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी लिखा था। हिंदी नहीं लिखते थे वो, हिंदवी कहते थे हिंदी को। ठीक है, तो कौरवी, कौरवी किस में आती थी? आप सर जी, कौरवी तो कौम्बा ब्रबुक वाला ट्रिक था। कौम्बा ब्रबुक, ब्रबुक। और ये कौम्बा ब्रबुक किसका था? ये सर जी पश्चिमी का था, पश्चिमी हिंदी का। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चीजें हैं। और पश्चिमी किससे निकला था? पराग से निकला था। पराग किससे निकला था? सौरसेनी से निकला था। कई बार मैं बता चुका हूं इन सब चीजों को। सौरसेनी पश्चिमी, पश्चिमी से कौम्बा ब्रबुक, कौ से कौरवी, और कौरवी है तो पश्चिमी के अंतर्गत आ रहा है। और क्या कह रहे हैं? किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अच्छा लो, अपभ्रंश। इस बार पश्चिमी हिंदी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं? अपभ्रंश पूछ रहे हैं। तो अपभ्रंश कौन सा है? सौरसेनी है। सी ऑप्शन क्या है बच्चे? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड। तूतीय हिंद कहते हैं मिथिक्सा लवर। जयवीर चौहान भी आ गए यहां पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद लाला हम लोग पहुंचते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से देख लो, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। 24 नंबर, 24 नंबर क्या है? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भारतीय भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आपको पता है, जीएस का क्वेश्चन है, आप तुरंत बता दोगे सर जी पुनः जो संरचना की गई थी वो 1956 में की गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारतीय, ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे लेकिन वो आपको बताना है। ये चीज आसान थी कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस सन को हुआ था? तो पुनर्गठन बच्चे 1956 ईस्वी में हुआ था। पुनर्गठन यानी पुनः संरचना, सेम चीजें हैं। तो पुनर्गठन भाषाई आधार पर कब किया गया था? तो आप याद रखोगे 1956, 1956, 1956 याद रखोगे 1956। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है ये अगला क्वेश्चन बताने की।
चलो, वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी, इतनी बातें हो गई, वॉइस ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं है, अब तो वॉइस आ रही है ना। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, यहां पर आंसर हम नहीं देखेंगे, सीधा कमेंट बॉक्स में देखेंगे। क्लास कैसी रही है जरूर बताना है, प्रॉफिट कैसा है, क्लास कैसी रही, ये सारे जो चीजें हैं ना, इनका आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी रिप्लाई देते हैं उसका इंतजार मुझे बहुत बेसब्री से होता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कमेंट करें, वहां पर मैं पढ़ूं, यहां पर मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर पढ़ने का मतलब है क्लास डिस्टर्ब होना। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, अपने काम से काम है, जितना लेकर आया हूं आपको पढ़ाने के लिए उतना सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट है और जो मेन आपका टारगेट है वो एक है। ठीक है, परीक्षा पास करना, हमारा परीक्षा पास करवाना, तुम्हारा परीक्षा पास करना, वो किसी भी तरीके से होगा। ठीक है भाई, साम दाम दंड भेद वो सब चीजें अपनाएंगे, हमारे पास सारी चीजें हैं, कभी साम कभी दाम कभी दंड कभी भेद, सब चीजें होंगी हमारी क्लास में। ठीक है, तो बच्चे होमवर्क कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर आपको देना है इस सवाल का। आप सभी को आता होगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, तो ये जरूर बताना है आपको। लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी रही है ये भी बताना है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बताना है। इन आंसर्स की हमको बेसब्री से इंतजार रहता है आपसे। ठीक है, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग वही है ना, एक दिन क्लास दूसरे दिन अभ्यास, आज अभ्यास हो गया, अगले दिन क्लास फिर चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।